नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे राजस्थान धड़कन न्यूज़। टोंक में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती समारोह को आयोजित। श्री राजपूत सभा टोंक द्वारा आयोजित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती का भव्य समारोह मनाया गया। मुख्य अतिथि राम सिंह राजावत, प्रदेशाध्यक्ष श्री राजपूत सभा राजस्थान, संरक्षक सुरेंद्र सिंह राणावत, अध्यक्षता मदन सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष श्री राजपूत सभा टोंक चंद्रवीर सिंह चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष हनुमान सिंह सोलंकी, महामंत्री एवं सभी तहसील अध्यक्ष ने शिरकत की। कार्यक्रम में प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को पुरस्कार व विशिष्ट सामाजिक व्यवसायिक सहित लगभग 40 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कवि प्रदीप पवार ने महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित ओजस्वी व्याख्यान देकर कार्यक्रम को रोचक बना दिया। उमा कंवर हाडा ने भी अपने ओजस्वी वाणी से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए अपने विचार व्यक्त किए। प्रदेश अध्यक्ष श्री राजपूत सभा राजस्थान राम सिंह चंदलाई, सुरेंद्र सिंह राणावत, उमराव सिंह सोलंकी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। हेमेंद्र सिंह के सहयोग से विभिन्न क्षेत्र की सभी प्रतिभाओं को महाराणा प्रताप के छायाचित्रों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ब्रजमोहन डांगी एंड पार्टी द्वारा मांड गायन प्रस्तुत किया गया, जिसकी सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम भव्य एवं गरिमामय रहा। सभी के लिए भोज का आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट गिरधर सिंह राजावत। हमारे बीच में शंकर सिंह जी, उनका भी अभिनंदन। टोंक राजपूत सभा के अध्यक्ष सम्मानीय श्री मदन सिंह जी चौहान साहब का अभिनंदन करने के लिए मैं उमराव सिंह जी से और हेमंत सिंह जी से आग्रह करूँ। दर्शक सिंह जी से मेरा आग्रह है बता दें और अध्यक्ष जी का स्वागत करें। सम्मानीय श्री सुरेंद्र सिंह जी राणावत साहब का अभिनंदन करने के लिए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ उस दो पंक्तियों से, जिसमें राजस्थान का पूरा अलग लग जाए कि उसमें कोई कविता है या राजस्थान का, जिसको कि आप जब मेवाड़ जब जाएंगे उदयपुर तो उसको दिखाने वाले गाइड उन दो पंक्तियों को बोलते हैं और वो मैं आपके बीच में सुना करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहा हूँ। क्योंकि पन्नाधाई नहीं होती तो कैसे मेवाड़ी सूर्य के उदय का एहसास होता। पन्नाधाई नहीं होती तो कैसे मेवाड़ी सूर्य के उदय का एहसास होता। राणा प्रताप होते न इतिहास होता। इस कार्यक्रम तेरा नाम रहेगा और यही उद्घोष एक जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ है और वो सबका है, क्योंकि उस समय ये उद्घोष होता नहीं था। हम भी थोड़े थोड़े घोष करेंगे। मैं बोलूंगा हिंदू शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे। मैं बोलूंगा महाराणा प्रताप, आप बोलेंगे अमर रहे। वीर महाराणा प्रताप। हिम्मत सिंह की आवाज में हमारी माई सिंह यादव ने माइक के लिए प्रियांशी कंवर, पुत्री श्री विष्णु सिंह जी सोलंकी सांपना 93%। प्रियांशी कंवर वो आ गई है, 93.20% उनके रही है। सूर्य 87% रही है। देखो 10th RBSc में उन्होंने 94.67% लिए हैं। Yeah.
तहसील के समाजवानों से आशीर्वाद है आपको कि आप छत्तीसगढ़ को साथ लेके चलें, लेकिन समाज को अपेक्षा है कि आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं कि जिसकी हम जयंती मनाते आ रहे हैं वो काफी सालों से और भी जिलाध्यक्ष से हमने निवेदन किया, लेकिन अब आप बनते हैं, समाज आस लगा के बैठा है कि हमारे जो 12 तिराए हैं इस पे पृथ्वीराज की चौहान आपके कार्यकाल में लगनी चाहिए, महाराणा प्रताप की मूर्ति ऐसी हमारे समाज की है। तालियों से स्वागत करें चंद्रवीर सिंह जी का कि आप जल्दी इस कार्य का आरम्भ करें। और हमारी माता शक्ति हमारी आड़ा जो आप RS के संपन्न हैं और हमारे पहली बार मिले हम जो 10 साल हमारे सेंट्रल में प्रिंसिपल रही शिवानी जी शिव सिंह, और हमारे जो इस कार्यक्रम के शोभा बढ़ा हैं प्रदीप जी पवान जो राष्ट्रीय कवि के नाम से जाने जाते हैं, और सबने महाराणा प्रताप के बारे में बताया। सबसे पहले हमारे को गर्व है जो महाराणा प्रताप ने त्याग और तपस्या कि ऐसे कुल में राजपूत कुल में हमने जन्म लिया, ये हमारे गौरव का विषय है। 30 कौम के नेता थे महाराणा प्रताप, संपूर्ण समाज के नेता थे जिन्होंने उस कालखंड में भारत का नेतृत्व किया है जब पूरे दुनिया में इस्लाम का आतंक था, पूरी दुनिया में इस्लाम का आतंक था और मुगलों का साम्राज्य पूरे देश में बढ़ता जा रहा था। एक बड़ी सेना के साथ उन्होंने ऐसे कई राज्यों का, ऐसे कई देशों का धर्म परिवर्तन कर दिया। अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो आप कभी ईरान को पढ़ना, यदि आपको कभी इतिहास पढ़ना तो सीरिया को पढ़ना, आपको कभी इतिहास पढ़ना है तो मिस्र को पढ़ना, तुर्की को पढ़ना, आप पढ़ना यूनान को, जहां पर इस्लाम की ताकत जिस देश में घुसी वह पूरे के पूरे लोग या इस्लामिक हो गए या मार दी गए या दबा दी गई। पर भारत की भूमि जिसको पूरी दुनिया के नेता नमन करते हैं, ये ऐसी भारत की भूमि, ऐसी देवताओं की भूमि है जहां पर अरब से उठी हुई इस्लाम की आंधी जिस प्रकार से भारत में आई और 700 सालों की लड़ाई के बाद भी अखंड भारत, हिंदू भारत, सांस्कृतिक भारत, मनोरोगी भारत और देश का विश्व भारत बन के निकल रहा है। तो महाराणा प्रताप, वीर शिवालकर, शिवाजी महाराज, पन्नाधाई, राणा सांगा ऐसे महान ताकतवर देश के नेतृत्वशाली नेताओं के, ऐसे नेतृत्वशाली राजा महाराजाओं की तरीके से रहा है और आज हम उनको नमन करते हैं। उनके इतिहास को अगर पढ़ें तो उसकी गहराई काफी लंबी है। और मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, हम सब भाग्यशाली हैं, हम सब भाग्यशाली और ईश्वर के ऋणी हैं कि हम ऐसे कुल में पैदा हुए जब महाराणा प्रताप जैसे गौरवशाली व्यक्तित्व हमारा नेतृत्व करते आए हैं। साथियों, यहाँ विराजमान सभी राजपूत सरदारों, मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि जब भी हम किसी कार्यक्रम में आज आगे आए, कार्यक्रम आए, बैठे, मीटिंग हुई, मात भाष तो नहीं, उस कार्यक्रम का विचार होना चाहिए, उसमें हमें सीख भी होनी चाहिए, हमें उसका नॉलेज होना चाहिए, महाराणा प्रताप की जीवनी से हमें सीख भी लेनी चाहिए और उस सीख को अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में महाराणा प्रताप की जीवनी का एक हंस उतार पाते हैं तो मैं कहता हूँ पूरा देश धन्य है। आप सब यहाँ पधारे और मैं विशेषकर पूरे जयपुर की हमारी जो कार्यकारिणी, जब भी पूरे राजस्थान में आपको किसी भी सुख दुख में याद करते हैं, राजपूत समाज का या इसके अलावा कभी भी किसी हिंदू समाज की संस्कृति पर कोई चोट पहुंचती है तो आप यहाँ हमेशा उसमें पधार कर उसका नेतृत्व करते हैं, सहयोग करते हैं। आपने छोटे से कार्यक्रम में पधार करके तो महाराणा प्रताप तो हो रहे जिन्होंने सबको साथ लिया। वो और आप सबको एक बात बताता हूँ जिससे सारी दुनिया, उनके सारा पूरा मेवाड़ में हर व्यक्ति उनके साथ हुआ। ये था महाराणा प्रताप ने अपने शब्दों में एक कुशल वक्ता की तरह जो सेना नायक, एक तो उन्होंने पूरे मेवाड़ ने कभी नहीं माना कि हम राजा हैं। मेवाड़ ने हमेशा ये माना कि आपने अपना, जब उन्होंने संबोधन दिया महाराणा प्रताप का राज तिलक के पश्चात, उन्होंने कहा कोई शूद्र नहीं होता है, ये जो लोहार है जो कि हमारे लिए हथियार बनाते हैं, ये कैसे शूद्र होंगे? नहीं, हथियार नहीं होंगे तो लड़ेंगे कैसे? ये कुमार जो हमारे लिए मटका बनाते हैं, उन्होंने कहा ये कोई अलग नहीं, ये सब मेरे। यही कारण था कि हर जाति का व्यक्ति उनके लिए
अपनी हथियार लेके निकल पड़ा। उन्होंने अपनी फौज बनाई और उस फौज में 8,000 को 60,000 से लड़ाने वाला वो व्यक्ति निराला हो गया और विश्व के इतिहास में अंकित हो गया और उस इतिहास को कोई नहीं भुला पाया। एक बार हम सब इस बात को चंद्रवीर जी ने याद दिलाया, हम सब उसको याद करके गौरवान्वित हो सकते हैं। अब आपके बीच में नहीं होते तो राजस्थान नहीं, इस देश का कोई इतिहास नहीं होता। यदि महाराणा प्रताप नहीं होते तो संपूर्ण हिंदू समाज का के स्वाभिमान का कोई इतिहास नहीं होता। यदि महाराणा प्रताप नहीं होते तो इस हिंदू संस्कृति का कोई गौरव पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलता। मैं से महाराणा प्रताप के चरणों में नमन करता हूँ और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ, क्योंकि राजपूत समाज इस पूरी दुनिया को, इस पूरे देश को आपने नेतृत्व दिया है, आपने हिंदू संस्कृति की बचाव और रक्षा के लिए अपना जीवन दिया है। महाराणा प्रताप को कभी भी राजपूत समाज में बांधने की गलती मत करना। हमारे पूर्वजों ने इतनी कुर्बानियां दी, इतना रक्त बहाया, आज धीरे धीरे हमारी वो जमीनें हमसे छिनती जा रही है। आप गौर करिएगा, दूसरे समाज के लोग इस ताक में रहते हैं कि कब किसी बना के घर पर शादी ब्याह आयोजित हो, वो चढ़ाते हैं और ऐसा यो भी होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए, फलानी महफिल, फलानी नाचने वाली है, और आप और हम इतने मूर्ख बन जाते हैं कि वो ये गड्डियां उड़ाते फिरते हैं। मेरा निवेदन है, क्योंकि जब हम चीजें देखते हैं, सुनते हैं तो दुख होता है, और दुख होता है तो क्योंकि आज अपने लोगों के बीच में है, तो मेरा निवेदन है कि एक तो ऐसे शिविर का अगर हम आयोजन करके अपने बच्चियों को इनको ये सब सिखा सके। अभी उदयपुर में एक शिविर चल रहा था और 240 बालिकाएं, महिलाएं कम से कम 10 से 15 दिन के लिए इस मोबाइल से दूर रह करके बहुत सारे ऐसे संस्कार और इस तरह का प्रशिक्षण वो ले रहे थे। तो ऐसा कुछ प्रशिक्षण चाहे वो बना लोगों के लिए हो, चाहे वो बाइसा लोगों के लिए हो, हमारी मातृशक्ति के लिए हो, क्योंकि हम आर्थिक रूप से सक्षम बनेंगे तभी अपना मजबूत बना पाएंगे। आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, क्योंकि शासन करते थे, जब भी हमारी स्थिति आर्थिक और हमारे भूभाग के लिए हम भूमि के लिए लड़ाई लड़ते थे। आज हमारी स्थिति है तो जैसे सामूहिक बाल विवाह क्यों करवाते हैं, सामूहिक बाल विवाह इसलिए करवाते हैं, कोई भी अवसर भी भाई साहब करते, तो कोई अवसर आता है तो लोग चारों तरफ उसके आम काम लगा के रहते हैं कि कौन से बड़ा की शादी हो रही है, कौन से बाईसा की शादी हो रही है, किस तरीके से राजपूत फंसे हैं, किस तरीके से ठाकुर साहब फंसे हैं। प्रति किले तक केस आपकी जमीन तो क्या। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो जमीन है हमारी अस्मिता है, हमारी आइडेंटिफिकेशन है। अगर कोई शादी विवाह भी होता है तो सबसे पहले आपकी जमीन के लिए पूछे कि फला आदमी कहाँ के कहाँ नहीं। आजकल तो स्थिति है तो सारे शहरों की तरफ पलायन करने और वहाँ आबादी की भूमि तक बेचे, तो उनका आगे जाकर भविष्य में जो हमारा भविष्य वो ठीक नहीं रहेगा, उनकी आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी। और जयपुर में तो कोई चला गया, जब तक गाँव नहीं बताएगा तब तक आप कई बार देखते होंगे कि जब तक गाँव जब तक ठिकाना नहीं हो तब तक मैं समझता हूँ तो राजपूत समझते ही है। इसलिए जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है ये नहीं गंवाई। और अभी क्या नाम ऐसे संस्कार है, हमारी कई ऐसी झिझक और हिचकिचाहट है कि हम एक गरीब से गरीब परिवार की महिला भी जल्दी से घर के बाहर कदम नहीं रख पाती है। क्या हम उनके लिए, क्योंकि आज हमारा पहनावा सबका पहनावा बदला है, इसको यदि हम थोड़ा सा रोजगार की ओर मोड़ देते, क्या ऐसी सिलाई क्लासेज हम उन महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए चला सकते हैं कि जिसके द्वारा वो खुद का आगे चल करके अपना बुटीक, अपना संस्थान शुरू कर सके। क्योंकि देखिए समाज केवल बातों से सक्षम नहीं बन पाता, और आज बाकी समाज हमसे हर चीज में आगे निकलता जा रहा है। हमारा परिधान, हमारे कपड़े, हमारी सब चीजें वो धारण कर रहे हैं, पहन रहे हैं बड़े शौक से। हम ना उनकी बिक्री कर पा रहे हैं, ना हम ब्रांडिंग कर पा रहे हैं। तो क्या हम लोग थोड़ा थोड़ा ऐसा कुछ इस तरह की चीजें करके अपने समाज को सक्षम बना सकते हैं? अगर हम अपने आप को सक्षम बनाएंगे तब तो हम महाराणा के अच्छे उत्तराधिकारी होने की अपनी पहचान को सिद्ध कर पाएंगे। अन्यथा ये केवल क्योंकि मूछ भी मरोड़, अगर राणा देसी हो तो मूछ में दम है, बाकी अगर केवल फोटो खिंचाने के लिए हो
हम अपनी जमीन बेच दें और हम बहुत सारी शान शौकत दिखा देते, क्यों नहीं थोड़ा सा एक और चेंज करें, हम घर में एक और चीज सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है खरी की पोशाक, खरी का ये, खरी का वो। आप 1-1 लाख 2-2 लाख की पोशाकें आप लोग पहन लेते हैं और फिर वो पुरानी हो जाती है। अगर हम 1-1, 2-2 लाख की पोशाकों की उस राशि को इकट्ठा करके हम अपने बहना या भाईसा के लिए जमीन का एक टुकड़ा खरीद सके तो शायद वो ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि अपनी